प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको षष्ठम अध्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के अंतर्गत आपातकाल के संदर्भ में विवाद बढ़ाने जा रही हूँ। भारत में सन 1975 के आपातकाल की घोषणा के बारे में दो विभिन्न दृष्टिकोण इस प्रकार हैं। नंबर 1, क्या आपातकाल जरूरी था? नंबर 2, क्या आपातकाल ज़रूरी नहीं था? तो सबसे पहले बच्चों, क्या आपातकाल ज़रूरी था, इस विषय पर चर्चा करते हैं। इस विषय में सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र और इसके अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दें। देश में लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता। इससे अस्थिरता पैदा होती है तथा प्रशासन का ध्यान विकास के कार्यों से भंग हो जाता है। संपूर्ण शक्ति कानून व्यवस्था की बहाली पर लगाना पड़ता है। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को एक पत्र में लिखा कि षड्यंत्रकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में बाधाएं डाल रही हैं। आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि आज़ादी की आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन का एक सिलसिला रहा है। लोकतांत्रिक प्रणाली को ठप करके आपातकाल लागू करने जैसे अतिचारी कदम उठाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। अब बच्चों, दूसरे दृष्टिकोण, क्या आपातकाल ज़रूरी नहीं था, इस विषय पर चर्चा करते हैं। आपातकाल की घोषणा के संबंध में दूसरा दृष्टिकोण यह था, क्या आपातकाल ज़रूरी नहीं था। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का विचार था कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन का एक सिलसिला रहा है। जेपी सहित विपक्ष के अन्य नेताओं के विचारधारा के अनुसार लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली को ठप करके आपातकाल लागू करने वाले अतिचारी कदम को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिहार व गुजरात में चले विरोध आंदोलन अधिकांशतः अहिंसक और शांतिपूर्वक रहे। देश के भीतरी मामलों की देखरेख का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय का होता है। गृह मंत्रालय ने भी कानून व्यवस्था हेतु कोई चिंता नहीं जताई थी। देश में यदि संकट काल से पूर्व चल रहे कुछ आंदोलन अपनी सीमा रेखा से बाहर जा रहे थे, तो सरकार के पास अपनी रोज़मर्रा की अमल में लाने वाली इतनी शक्तियाँ थीं कि वह ऐसे आंदोलनों को नियंत्रण में ला सकती थी। लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को ठप करके आपातकाल लागू करने जैसे अतिचारी कदम उठाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। उपरोक्त दोनों दृष्टिकोण में हम दूसरे से अधिक सहमत हैं। आपातकाल की कोई आवश्यकता नहीं थी। लोकतंत्र में किसी भी आंतरिक संकट से निपटने के लिए कई प्रावधान मौजूद हैं। आपातकाल तो तानाशाही का दूसरा रूप है। तो इसके पश्चात शाह जांच आयोग विषय में जानकारी देते हैं। मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व चीफ जस्टिस श्री जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों में इंदिरा गांधी भी थीं। इंदिरा गांधी आयोग के सामने उपस्थित हुईं, लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। भारत सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत 2 अंतरिम रिपोर्टों और तीसरी तथा अंतिम रिपोर्ट की सिफारिशों, पर्यवेक्षणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में भी विचार के लिए रखी गई। अब बच्चों, आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, इस विषय पर चर्चा करते हैं। सन 1975-76 में आपातकाल के दौरान
की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, इंदिरा सरकार ने गरीब के हित हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की तथा उसे तेजी से लागू करने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेतीहर मजदूरी के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, प्रबंधन में कामगारों की मौजूदगी तथा बंधुआ मजदूरों की समाप्ति आदि मामले शामिल थे। नंबर 2, देश के बड़े 676 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, परंतु कालांतर में शाह आयोग के आकलन से स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। नंबर 3, आपातकाल में प्रेस पर कई तरह की रोक लगाई गई। नंबर 4, 26 जून 1975 को सभी समाचार पत्रों की बिजली आपूर्ति काट दी गई, जिसे 2-3 दिन बाद बहाल किया गया। इसी दौरान प्रेस सेंसरशिप का एक बड़ा ढांचा तैयार किया गया। नंबर 5, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने बिना किसी आधिकारिक पद पर होते हुए भी देश की प्रशासन पर मनमाने ढंग से नियंत्रण रखा, सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया। नंबर 6, इस काल के दौरान पुलिस की यातनाएं तथा पुलिस हिरासत में लोगों की मौत की घटनाएं बढ़ गईं। अनिवार्य रूप से नसबंदी के कार्यक्रम चलाए गए। अब बच्चों, आपातकाल के बाद की राजनीति के विषय में चर्चा करते हैं, जिसमें लोकसभा के चुनाव 1977 के विषय में आपको बताते हैं। 18 महीने के आपातकाल के बाद जनवरी 1977 में सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया। इसी कारण सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल से निकाल दिया गया। मार्च 1977 के चुनाव संपन्न हुए। विपक्ष को चुनाव की तैयारी करने में काफ़ी कम समय मिला, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन की बयार बड़ी तेज़ी से बह रही थी। आपातकाल लागू होने के पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के समीप आ रही थीं। चुनाव के ठीक पहले इन पार्टियों ने गठबंधन करके जनता पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनाई। नई पार्टी को जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व मिला। वे कांग्रेसी नेता जो कि आपातकाल के खिलाफ थे, इस पार्टी में शामिल हो गए। कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन किया। यह पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी थी और यह बाद में जनता पार्टी में सम्मिलित हो गई। 1977 में कांग्रेस पार्टी की पराजय के कारण अथवा 1977 में जनता पार्टी की जीत के क्या कारण थे, इस विषय पर चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला कारण था आपातकाल की घोषणा। सन 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा एवं तात्कालिक कारण श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा थी। इस घोषणा के विरोध में सभी राजनीतिक दल एकजुट हो गए थे तथा जनता पार्टी का निर्माण किया तथा सन 1977 के चुनाव में इस पार्टी को आपातकाल के कारण जीत हासिल हुई। नंबर 2 कारण आपातकाल के दौरान अत्याचार। श्रीमती इंदिरा गांधी ने न केवल आपातकाल ही लागू किया, बल्कि लोगों पर कई प्रकार के अत्याचार भी किए। लोगों की स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति या दल सत्ताधारी पार्टी एवं आपातकाल के विरुद्ध नहीं बोल सकता था। इस कारण लोगों ने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध असंतोष पैदा हुआ तथा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पराजित करके जनता पार्टी को जिताया। नंबर 3 कारण संजय गांधी की भूमिका। आपातकाल के समय उत्तर संवैधानिक तत्व के रूप में संजय गांधी का उभरना था। संजय गांधी सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, परंतु वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। आपातकाल के समय संजय गांधी द्वारा निभाई गई भूमिका के प्रति भी लोगों में असंतोष था। नंबर 4 प्रेस पर प्रतिबंध। आपातकाल के समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका सरकार एवं कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध लिख नहीं सकती थी। समाचार पत्र एवं पत्रिका में प्रकाशित होने वाली खबरों को पहले सरकार द्वारा पास किया जाता था
इस तरह के प्रतिबंध से भी लोगों में असंतोष था। नंबर 5 कारण मीसा कानून। आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने मीसा कानून लागू किया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए तथा मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। इस कानून के कारण किसी भी व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। नंबर 6 बोनस की समाप्ति। कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों के बोनस को भी समाप्त कर दिया, जिससे कर्मचारी वर्ग में भी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध हो गए। नंबर 7 संवैधानिक संशोधन। आपातकाल के समय जब सभी महत्वपूर्ण विरोधी नेता जेलों में बंद थे, तब सरकार ने संविधान में 39वां एवं 42वां संशोधन करके न्यायपालिका की शक्तियों को घटाकर कार्यपालिका की शक्ति को बढ़ा दिया। नंबर 8 कर्मचारियों की खराब दशा। कीमतों के बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की दशा खराब होने लगी, क्योंकि उनका वेतन निश्चित था तथा उस वेतन में वे बढ़ती हुई महंगाई में अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। नंबर 9 कीमतों का बढ़ना। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार सभी प्रकार के उपाय करके भी कीमतों की वृद्धि को रोक नहीं पा रही थी तथा सन 1971 के चुनाव में उनके द्वारा दिया गया गरीबी हटाओ का नारा भी दम तोड़ता नजर आ रहा था। नंबर 10 कारण अनिवार्य नसबंदी। आपातकाल के समय संजय गांधी द्वारा चलाया गया नसबंदी कार्यक्रम भी कांग्रेस की हार का सबसे प्रमुख कारण बना। यद्यपि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय करने आवश्यक थे, परंतु इसके लिए अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं थी। इसमें लोगों को जबरदस्ती अस्पताल भेजकर उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। इस कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। नंबर 11 कारण जगजीवन राम का त्यागपत्र। आपातकाल के समय जगजीवन राम जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी की वफादार नेता भी उनके साथ नहीं रहे तथा कांग्रेस एवं सरकार से त्यागपत्र दे दिया। इससे लोगों को यह अनुभव हुआ कि शासन के ऊपरी स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नंबर 12 युवा कांग्रेस का अनावश्यक महत्व। आपातकाल के समय कांग्रेस के अनुभवी नेताओं की अपेक्षा युवा कांग्रेस को अधिक महत्व दिया गया। आपातकाल के समय युवा कांग्रेस द्वारा निभाई गई भूमिका से न केवल पुराने कांग्रेसी नेता ही नाराज थे, बल्कि जनसाधारण में भी इसके प्रति नाराजगी थी। नंबर 13 कारण संजय गांधी को महत्वपूर्ण नेता के रूप में प्रस्तुत करना। आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने छोटे बेटे संजय गांधी को महत्वपूर्ण नेता के रूप में प्रस्तुत किया तथा कांग्रेसी नेताओं को अधिक महत्व नहीं दिया। 1977 के लोकसभा चुनावों के निष्कर्ष जो पहला परिणाम था कांग्रेस पार्टी के एकाधिकार की समाप्ति। सन 1977 के चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह रहा कि पिछले 3 दशकों से चली आ रही कांग्रेसी सत्ता का एकाधिकार समाप्त हो गया। नंबर 2 परिणाम केंद्र में प्रथम गैर कांग्रेस सरकार का निर्माण। सन 1977 के चुनाव के बाद केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का निर्माण हुआ। विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी के झंडे के नीचे गठबंधन सरकार का निर्माण किया। जनता पार्टी को मार्च 1977 के लोकसभा के चुनाव में भारी सफलता प्राप्त हुई थी। 1 मई 1977 को कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का जनता पार्टी में विलय हो गया, इसलिए जनता पार्टी की लोकसभा में संख्या 298 हो गई। नंबर 3 नागरिक स्वतंत्रता के लिए लोगों का संघ। सन 1977 के चुनाव के पश्चात कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए लोगों के संघ का निर्माण किया। यह संगठन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जनमत तैयार करवाता था, संवैधानिक संगठनों को उचित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता था, बच्चों घर पर सुरक्षित रहकर पढ़े लिखे
और आगे बढ़ें। धन्यवाद।